दो टूक में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन में आज हम बात करेंगे, दो टूक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की जहां पर एक बार फिर से आस्था बनाम राजनीति की बहस छिड़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि पहले की सरकारें जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटती थी, जबकि उनकी सरकार सबको साथ लेकर विकास करने में विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले भगवान राम और कृष्ण की आस्था पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है और यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जब समाज एकजुट होकर आगे बढ़ता है तो विकास भी तेजी से होता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सवाल है कि जब सरकार आस्था के साथ विकास की बात कर रही है तो इस पर ऐतराज क्यों है। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। अपना विवेक या अपना विचार है, क्योंकि भी किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में चर्चा करने का अधिकार है, लेकिन अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जैसे तमाम नेता ऐसे बयानों पर भी सियासत करने की चेष्टा करते हैं और समाज को जातियों में बांटकर या पीडीए के नाम पर जातियों में बांटकर जो राजनीतिक विध्वंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की सरकारें जाति, वंश, लिंग, धर्म के आधार पर विभाजन करती थी। वास्तविकता है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आज भी विपक्ष का सहारा लेते हैं। आदरणीय योगी जी किसके लिए कह रहे हैं? धर्म के नाम पर बांटने का काम, हिंदू मुसलमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पर बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और ये सिर्फ इसलिए करती है कि उन्हें मुख्य विषयों पर, बेरोजगार पर, महंगाई पर, महिला सुरक्षा पर जवाब न देना पड़े। तो तमाम बयान आपकी ओर से सुन लिए गए हैं और इसी के साथ दो टूक में आज के हमारे सवाल क्या है, हमारे जनता की ओर से पूछे गए सवाल क्या है, वो आपको बताते हैं। आस्था धर्म का साथ, विपक्ष के पीडीए की काट, जाति धर्म पर सियासत, 2027 में किसका होगा सिंहासन, जाति में बांटने की राजनीति, विपक्ष की पुरानी नीति, विपक्ष के पीडीए की काट, सबका साथ सबका विकास, ये हमारे सवाल हैं। और साथ ही हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे मेहमान दीपक सोनकर बीजेपी से प्रवक्ता है, आपका मैं स्वागत करती हूं। धर्मेंद्र सिंह एसपी से प्रवक्ता है, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और सुची विश्वास जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले दीपक सोनकर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आस्था की बात जो है गाहे बगाहे निकलकर सामने आ जाती है। क्या ये आज की सच्चाई है या फिर महज एक चुनावी नैरेटिव? देखिए दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी और जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और लगातार देश के अंदर से सरकार और संगठन ने लगातार सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ ही काम किया है। किसी को योजनाओं में भी जातीय ना भेद करके, ना धर्म का भेद करके सबको योजनाओं से जोड़ने का काम किया। जो आपने बात कही कि जो आस्था पे सवाल करा करते थे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये ध्यान में लाना चाहिए कि आस्था पर सवाल लगातार किसने खड़ा किया। जब प्रयागराज में वहां भव्य कुंभ होता है तब कौन सवाल खड़ा करता है? रामचरितमानस की चौपाइयों पर कौन सवाल खड़ा करता है? कांवड़ यात्रियों पर कौन सवाल खड़ा करता है? तो ये हमेशा से देखा गया है और उत्तर प्रदेश की जनता लगातार इस बात को समझती है और जानती है। जो लगातार धर्म की पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं, जाति की पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने का काम करते हैं, ये दीपिका जी हम सब ने देखा है और देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जानती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को योजना से जोड़ने का काम किया है। ना कि वो किस जाति का है, ना कि वो किस धर्म का है या किस से भेद करता है।
वो अगर गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचे, मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनकी जरूरत आवश्यकता है उन तक पहुंचे, इस पर काम करने का कार्य किया है। इसलिए देश की जनता चलिए, का जातियों को आशीर्वाद लेकर प्रदेश- सवाल पूछा जाएगा समाजवादी पार्टी से भी या कांग्रेस से भी, आस्था को लेकर जरूर पूछूंगी। लेकिन अक्सर जब भी आप आस्था की बात करते हैं, हमने देखा है अक्सर इस तरीके के बयान या इस तरीके का माहौल चुनावों से पहले ही क्यों बनता नजर आता है। एक तरफ चुनावों की घोषणाएं होती हैं, दूसरी तरफ आस्था या फिर धर्म का जो जिन है वो बाहर निकल कर आ जाता है। देखिए दीपिका जी, चुनाव हमेशा से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, और कौन धर्म का जिन बाहर निकाल करके आता है ये तो आप सब लोग जानते हैं और देश की जनता जानती है कि किसके अंदर से, किसके धर्म से धर्म का, पॉलिटिक्स का जिन निकल करके बाहर आ जाता है। कौन सनातन पर सवाल खड़ा करने से लगता है, कौन संतों पर सवाल खड़ा करने लगता है, कौन हिंदुत्व के मंदिरों पर सवाल खड़ा करने लगता है, और किसको किसके साथ इतनी दोस्ती होती है। एक दोस्ती का किस्सा दीपिका जी हमें भी याद है कि एक पार्टी की बड़ी लीडर के ऊपर भद्दे कमेंट किए गए, मगर वोट बैंक की राजनीति के खातिर, तुष्टीकरण की राजनीति के खातिर, धर्म की पॉलिटिक्स के खातिर मुंह पे सील लगी गई। और ये हम सब जानते हैं, धर्मेंद्र भाई भी जान रहे हैं कि किसके मुंह पे सील लगी थी। कि चलिए धर्मेंद्र जी से सवाल ले लिया जाए। धर्मेंद्र जी, आजकल देख रहे हैं, लगता है हिंदुओं के इर्द गिर्द जो राजनीति है वो काफी ज्यादा घूमती नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा था ये क्वेश्चन पेपर में जो ब्राह्मण शब्द का जिक्र हुआ था, ऑप्शन जो जिक्र हुआ था, उस पर भी समाजवादी पार्टी खुलकर बोली है, बटुकों के सम्मान के लिए भी खुलकर बोल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी जो हमेशा पीडीए का नारा देती है, समाजवादी पार्टी जिसको आज बीजेपी कह रही है कि पीडीए करके वो समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, उसकी राजनीतिक आस्था बदली है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शब्द बदले हैं? देखिए दीपशिखा जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के बयानों से, योगी आदित्यनाथ जी के बयानों से आप खुद ही देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा जब उनसे बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं जिनका उनके पास जवाब नहीं है, तो लगातार कभी बटोगे कटोगे, कभी बताने लगे किसके किचन में कौन सा मसाला बन रहा है, महक रहा है। इस तरह के बेफिजूल के सवाल लेकर के नैरेटिव सेट करने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते रहे। संत बेस में सनातन की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे। आपने जिस तरह से देखा कि किस तरह से सरकार समाज में जाति देखती है, जाति विद्वेष पैदा करती है, किस तरह से हिंदू धर्म के, सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से सनातन के सबसे बड़ी परंपरा गंगा स्नान से एक सर्वोच्च पद पर बैठे संत को वंचित कर दिया जाता है, किस तरह से बटकों को, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रतीक चिन्ह शिखा को पकड़ करके खींच करके उनको उखाड़ लिया जाता है। कई लोग तो चर्चा करते हैं कि शिखा गिनती की जाती, कितनी शिखा उखाड़ी गई वहाँ, कितना, किस तरह से तमाम बुजुर्ग संतों को निर्वस्त्र किया गया। और तो और इस तरह से देखिए वो पिक्चर को लेकर के, या जो अभी जो क्वेश्चन पेपर आया, ये क्या आप समझते हैं दीपशिखा जी, ये यानी कि अब पीडीए की नीति के साथ ब्राह्मणों का भी शब्द जुड़ने वाला है, सर्व समाज की बात होगी तो जो जनरल कैटेगरी उनके लिए भी कुछ आने वाला है। जी नहीं, पीडीए का दीपशिखा जी, नहीं दीपशिखा जी, पीडीए में सर्व समाज है, पीडीए में पिछड़े, दलित, अगड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी और सारे पीड़ित लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो सभी संसाधनों पर कब्जा करके रखे जो 1-2% लोग हैं, वो उन्होंने जिन लोगों की हकमारी की है, वो चाहे जिस जाति, धर्म, मत, मजहब, पंथ के हो, भारत के हो, वो सब पीडीए में है। पीडीए में सारे पीड़ित लोग, चलिए पीडीए में सारे पीड़ित लोग हैं। अब शब्द के मायने बदल चुके हैं, पिछड़े पीड़ित हो चुके हैं और अल्पसंख्यक अब अगड़े भी शामिल हो चुके हैं। चलिए कोई नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सुची विश्वास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुची जी, आपसे मेरा ये सवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ को बयान आपने सुना होगा, राम और कृष्ण के अस्तित्व के सवाल को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया जब संबोधन कर रहे थे। क्या कांग्रेस की उस राजनीति की याद दिलाई जा रही थी जब आस्था की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती थी? देखिए, अब गोडसे के उत्तराधिकारी हैं तो नरेंद्र मोदी और योगी जी से किसी भी धर्म के बारे में क्या अपेक्षा की जा सकती है। ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तो एक सूत्र है।
लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संपूर्ण राजनीति ही फॉसिस्ट एजेंडा, तो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, उनकी राजनीति का आधार ही विद्वेष और सांप्रदायिकता है। वो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में 80-20 का बयान देते हैं, कटोगे तो बटोगे का बयान देते हैं। अभी आप लगातार प्रदेश की हिंसाओं को देख ही रहे हैं और पूरे देश भर में देखिए, तो उनकी राजनीति का आधार ही द्वेष है, सांप्रदायिकता है, तो वो उससे अछूते नहीं है। और आप उनके पूरे कार्यकाल और कालखंड को देखिए। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन रही थी कि कोई योजनाएं नहीं है। आप अगर सिर्फ समस्याओं पर भी बात करें, कितने ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, गरीबी की क्या हालत है, महिलाओं की क्या स्थिति है, सीएचसी और पीएचसी में दवाइयों की क्या स्थिति है। जब बलात्कार पीड़िताएं आत्मदाह की परिस्थिति में आ जाती हैं तब उनका रिपोर्ट दर्ज होता है। और सरकार का जो आपराधिक संरक्षण है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो नकल माफिया हो, तो प्रदेश को तो सरकार ने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। और जब गृह मंत्री स्वयं आके बताते हैं कि केरला में गाय जो है वो स्टेपल डाइट है और उत्तर प्रदेश में उनकी माता है, तो ठीक है, वो अपने एजेंडा के हिसाब से ही चल रहे हैं। लेकिन ये जो ढोंगी है, ये जो पाखंड है इनका, कि जो दावा करते हैं पूरे प्रदेश और पूरे देश का और चरित्र प्रदर्शित करते हैं बहुत ही निम्न कोटि के जीव जंतु का। यानी कि कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। कांग्रेस आज ये कह रही है कि पाखंड किया जा रहा है। तो ये जो पाखंड है उस समय कहां जाता है जब दक्षिण भारत की राजनीति अपनी कन्वीनियंट राजनीति के आधार पर बदल ली जाती है, जब वहां पर सनातन को गरियाया जाता है या फिर कई तरीके के बयान सामने आते हैं तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है, चुप्पी नहीं साधती है तो उस तरीके का विरोध भी नहीं होता है जिस तरीके का विरोध अगर आप दूसरे समुदाय के लिए देख लेंगे या बाकी चीजों में देख लेंगे। देखिए, स्पष्ट समझ लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक विगत 70 वर्षों से इस देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य सिर्फ कांग्रेस ने किया है। और सामाजिक न्याय की योद्धा अग्रिम पंक्ति में श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश और प्रदेश की यात्राएं की हैं और उसमें जिस प्रकार से उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में दिखाई पड़ी है, तो मुझे ये आपको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। ये जो बेच रहे हैं सारे उपक्रम, ये जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में ये जो राफेल की दलाली करके लाए हैं और जो आज सेनाओं की हालत कर दी और आज जो सीमाओं पर अतिक्रमण है और जो चाइना के सामने घुटने टेक के खड़े हैं, तो मैं देश की नीति, प्रदेश की नीति और विदेश नीति तीनों पर प्रॉपर व्याख्या आपको दे सकती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अगर प्रदेश के विषय में हम बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ के चरित्र पर बात करने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो कासगंज के दंगे को ले, कासगंज के दंगे के अलावा उत्तर प्रदेश नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में टॉप पर है, कुपोषण में टॉप पर है, महिलाओं की सुरक्षा में टॉप पर है, दलितों के अत्याचार पर टॉप पर है। और ये मेरा या कांग्रेस का निजी आंकड़ा नहीं है। और प्रदेश पे होने वाले, चलिए, देखिए यात्राओं का कितना असर रहा ये चुनावों में देखा भी गया, नतीजों में देखा भी गया। जवाब ले लेते हैं दीपक सोनकर जी से। दीपक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और उसी के साथ मेरा ये सवाल, जिसे आप डंका बजाना कहते हैं कि इंडिया का डंका बज रहा है, 2 जहाज जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से यहाँ पर आप पहुंचे हैं, उसे कांग्रेस ये मान रही है कि आप लोग झुक चुके हैं, चाहे इसमें चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, और ये राजनीति देखिए सपा की भी रही है। कुल मिलाकर अपनी तमाम इन चीजों को छुपाने के लिए इन शब्दों का सहारा आस्था का या फिर पीढ़ी को लेकर, जाति को लेकर आप लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये वाकई सच है? देखिए दीपशिखा जी, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनको जनता के हित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। अब जनता के लिए अगर जहाज यहां आ रहे हैं तो हम झुकने का काम कर रहे हैं, ये हमेशा सवाल खड़ा करते हैं और सदन में किस प्रकार की चर्चा करते हैं ये सब भी हम लोगों ने देखा है। मगर सबसे पहली बात, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पीडीए की भाषा में समझ नहीं पाता हूं दीपशिखा जी कि हर एक प्रवक्ता पीडीए की भाषा को, प्रफुल्लन को अलग अलग अपने अपने हिसाब से गढ़ने का काम करता है। मान लीजिए इन्होंने पीडीए में अलग अलग परिभाषा दे दिया, मगर पीडीए है क्या? पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इन्होंने कितने दलितों को बढ़ाने का काम कर दिया। आज जो दलितों की तहसील की बात कर रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी थी दीपशिखा जी जिसमें दलितों के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक लगाने का काम किया। यही समाजवादी पार्टी थी जिनमें बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान किया गया। यही समाजवादी पार्टी थी जिनमें बाबा साहब के पार्कों को तोड़ा गया। यही समाजवादी पार्टी जिसमें दलित समाज के पुरोधा महापुरुषों के नाम पर जो जिले रखे गए थे उन जिलों को बदलने का काम किया। दूसरी बात, हमारी बहन कांग्रेस ने कहा कि पाखंड है, ढोंग है। जब सदन में आदरणीय इनके परम पूजनीय राहुल गांधी जी जो है हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, तब कौन धर्म की पाखंड करने का काम करता है? और वहीं पर
जाकर के शिव जी पर जल चढ़ाने का काम करेंगे, टीका लगाने का काम करेंगे और सारे हिंदुओं को, देश के सारे हिंदुओं को अहिंसक बताएंगे सामने। ये कौन पाखंड कर रहा है? कौन कास्ट पॉलिटिक्स कर रहा है? कौन जातीय धर्म की राजनीति करने का काम कर रहा है? तो ये देश इस बात को समझता है और इन्हें कहा दलाली कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बहन है, हमसे बहुत सीनियर है, एक बड़ा सम्मानित शब्द चैनल है, इनको शब्दों का चयन करना चाहिए। अब मैं उन शब्दों को जरूर कहूंगा कि दलाली किसने करी थी उन 70 वर्षों में, जिन्होंने 2G से लेकर के 3G से लेकर के 4G से लेकर के जीजा जी तक घोटाले कर डाले। वो दलाली किसने करी थी? वो सब देश की जनता जानती है। उस बात को IIM, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, ये अंबानी अडानी के चरणों में जो गिरवी रखा है, ये सब हम ही ने बनाया था। ये सब कांग्रेस की देन है। जिन स्कूलों में आप पढ़े, जहाँ पोलियो के टीके लगवाए, जिन अस्पतालों में पैदा हुए, आपके कार्यकाल को राहुल गांधी जी प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। क्यों बताते हैं? क्यों कहते हैं कि भाई अगर काउंटर तो नहीं करते, बुलडोजर तो नहीं चलाते, मंदिर में जाएगा तो बहनों से बदतमीजी करेगा? आप तो एनकाउंटर पॉलिसी लेके आए हैं प्रदेश में। शराबी है। अरे भैया, राहुल सत्ता में है, आपके अपराधी सत्ता में है, कुख्यात तड़ीपार सत्ता में है, तो संविधान का तो कोई औचित्य ही नहीं रहा है। आपको तो लाइसेंस मिल गया है कि आप जेलों से चलाएं। जनता के हितों से तो मुक्त रहे नहीं। नानी के नानी से, मामी के मामी से, सब रिश्तों से ही राजनीति चला रहे हैं। चलिए, यहाँ पर धर्मेंद्र जी से एक सवाल ले लेते हैं। बीवी छोड़ के बैठे हैं, उनको नानी कहाँ समझ में आएगी? रखना चाहिए इनके चरित्र को, इनके व्यवहार को के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। इस बात को जानता है। इसीलिए 2014 से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। चलिए, अभी चुनाव होने अगले साल, देख लेंगे किसके साथ कौन है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से ग्राफ जो है कहीं पर बढ़ा है, कहीं गिरा है। तमाम पार्टियां भी समझ रही हैं, लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, कन्वीनियंट के हिसाब से पीडीए की भाषा क्यों बदल रही है? बीजेपी ये कह रही है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और अक्सर जो मेन लाइन है वो तो वही है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की, लेकिन अब इसमें अगड़ों को भी जोड़ दिया जाता है। सब कुछ कन्वीनियंस के आधार पर हो रहा है। क्या ये वाकई राजनीतिक बदलाव है या फिर परिस्थितियों की मजबूरी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं दीप शिखा जी, जिन लोगों ने, हमारी कांग्रेस की साथी उनको गलत IIM और एम्स बता रही थी और IITs बता रहे थे, जिन लोगों ने पढ़ाई ही नफरत की, जिनका स्पेशलाइजेशन डॉक्टरेट नफरत फैलाने में है, उनको पीडीए की भाषा समझ में कहाँ से आएगी? पीडीए की भाषा पढ़े लिखे लोगों को, प्रदेश की और देश की जनता को समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को समझने की भी जरूरत नहीं है, ना आप समझना चाहते हैं, ना आपको समझाना चाहते हैं, ना आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो नफरत वाले लोग हो। दूसरी बात, हम ये कह रहे, आज आपका जो है केंद्र की आपकी 2 कार्यकाल पूरा हो गया, 12 साल की जब सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश की 9 साल हो गई, चुनाव में 10 साल हो जाएगी अभी आने वाले समय में। तो अब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो चाहते थे उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ने दिया। आप कम से कम अपना पहला जो संकल्प पत्र जिसको कहते थे लेके आए थे, उसको पढ़ लेते, तो उसमें जो तमाम बुनियादी सवाल हैं, अपने नेता को कहते कि उसको एक बार मंच पर पढ़े और वो जनता से बताएं कि कितने उसमें से वादे पूरा कर दिए, कितने घुसपैठिए को बाहर कर दिए, कितना उनको रोहिंग्याज को बाहर कर दिए, कितना किसानों की आय दोगुनी कर दिए, कितना शहरों को स्मार्ट सिटी और मेट्रो सिटी बना दिए, कहाँ वो बुलेट ट्रेन चल गई, कहाँ जब रोहिंग्याओं को बाहर करने की बात आएगी तो क्या विपक्ष पूरे तरीके से साथ देगा? बड़ा सवाल तो ये भी है, लोकसभा में इसको लेकर मुद्दा उठता है या फिर कहीं और पर मुद्दा उठता है, प्रदर्शन किए जाते हैं, तो सपोर्ट किसका मिलता है वहां पर? दीप शिखा जी, बिना किसानों की मर्जी के किसान बिल पास कर लिए, बाद में पीछे होना पड़ा। जबरदस्ती जो है संसद से और राज्यसभा से बिल पास कर लेते हैं। असम के अंदर कहे एनआरसी करा लेंगे, बाहर हो जाएगा। क्या हुआ? आज लाखों लोग अपना कागज लेकर टहल रहे हैं। ये SIR हुआ, निर्वाचन आयोग कहता है कि ये नागरिकता नहीं सिद्ध करता, गृह मंत्री कहते हैं इससे तमाम चिन्हित हो जाएंगे विदेशी, तमाम जो अवैध अप्रवासी चिन्हित हो जाएंगे। ये लोग केवल सुविधा की राजनीति करते हैं। 2014 का भाषण प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, 2016 के असम के चुनाव का, बंगाल के चुनाव का, बिहार के चुनाव का, दिल्ली के चुनाव का, फिर असम के चुनाव का, और आज 2026 में भी गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको ले आओ, हम जो है
चिन्हित करेंगे अवैध प्रवासी, बाहर करेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे जो 14 और 16 में कहा था और जनता ने सरकार आपको ताकत दे दी तो कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी बाहर किए। इसके पहले जो सरकार नहीं बोलती थी 2005 से 2013 के बीच में 88,000 लोगों को डिपोर्ट किया अवैध प्रवासियों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास न आंकड़ा है, न काम करना चाहते हैं। दीपक जी, वाकई सही है क्या ये? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर आपने रोहिंग्याओं को बाहर नहीं किया तो आड़े क्या आया? देखिए, इन जो भारत के अंदर घुसपैठ करने वाले लोग थे, अगर उस पर सच्चाई में काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज जिस बात की बात हमारे भाई कितने लोगों को कह रहे पूछ रहा हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी यही के पार्टी साथी है, ये बताएं कि 2014 से आप केंद्र में हैं और तमाम राज्य सरकारें जो आपके साथ हैं उसमें कितने लोग आपने बाहर किया? संरक्षण देने का लगातार काम किया। कौन वो लोग हैं? वो सब लोग भी सामने आ रहे हैं। अरे क्या काम किया? काम किया, सुंदर किया। अरे हम पूछ रहे क्या किया, क्या किया, यही तो पूछ रहे हैं ना। 2017 में किसकी सरकार थी जब 40,000 रोहिंग्या चले आए असम के अंदर? कार्रवाई हो रही है। किसकी सरकार थी? आज उनको छोड़ करके दीप शिखा जी, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, हमारे साथ ये बताएं, जैसे संख्या बता दें, ना हो तो आप इनको मौका दीजिए, केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी से पूछ के बता दीजिए। इस प्रकार से केवल विपक्ष को झूठ बोलने के अलावा लगातार केवल उसको झूठ पे झूठ अरे जनता दीपक जी, आपके झूठ का गुब्बारा फूट चुका है, जनता समझ चुकी है। 2024 में तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के आपसे सवाल कर रही थी, आप जवाब नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका अहंकार था उसको चकनाचूर कर दिया। अगर मशीनरी का प्रयोग न हुआ होता तो आप एक गाड़ी में सिमट जाते। एक गाड़ी में आपके ड्राइवर के बगल वाली सीट और बाकी सीटों में आपके एमपी उत्तर प्रदेश में सिमट जाते। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है आपको बाहर का रास्ता दिखाने का। कारवां बढ़ता जा रहा है। 2027 के चुनाव में आपको। चलिए सूची जी, आप लोगों के पास में लौटूंगी। सूची जी, आपसे मेरा सवाल, देखिए आपसे सवाल रहना यहाँ पर रह गया था, लेकिन मेरा सवाल यही है, आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता पाखंड करते हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जब दक्षिण में ये कहा जाता है हिंदी पट्टी के राज्यों के बारे में, सनातन के बारे में, कि वहां की जो जात पात है वो एक मानसिक बीमारी है, कई तरीके के बयान सामने, डिबेट में मैं कह भी नहीं सकती हूं। वहां पर कांग्रेस की जो ये लाइन है वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। कन्वीनियंट की भाषा तो कांग्रेस बोलती है, तो बीजेपी यही कह रही है ना कि पाखंड तो असल कांग्रेस कर रही है। जी जी, देखिए पाखंड का अर्थ है, आपने बताया अंबेडकर जी के बारे में अभी ना, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। संविधान की प्रतियां, ये मनुस्मृति के सिद्धांतों के पोषक हैं, ये वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो इनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें महिलाओं की कोई विंग ही नहीं है। ये आधी आबादी की स्वीकार्यता को ही समाप्त कर देते हैं। जेंडर तो छोड़िए, जेंडर इक्वलिटी तो छोड़िए, इसको पाखंड कहते हैं। पाखंड का अर्थ ये है कि प्रदेश की में संविधान के शपथ हाथ में लेते हैं, उसके बाद ईडी और सीबीआई को तोते की तरह निकालकर, आप निर्वाचन आयोग की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको भी जरूर देखिएगा। अभी मेरे साथी ने कहा कि आईआईटी आईएम्स कहाँ गएंगे, ये लोग तो पढ़े ही नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो ये मास्टर्स करके आए हैं, और वह कांग्रेस जिन्होंने बाबा साहब का लगातार अपमान किया हो, वो बाबा साहब की बात करने का कार्य करेगा। जो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आज आरोप लगा रहे हैं, पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सुनिए, ये लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, इनके पास ना इतिहास की जानकारी है ना भूगोल की जानकारी है। ये किस प्रकार की किताबों से पढ़ते हैं और इनकी शाखाओं में कौन से प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, ये मानसिक रूप से सिख लोग हैं। तो कार्यकाल के अंदर राहुल सरकार का कट कॉपी पेस्ट और प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार के किए गए कार्यों का कट कॉपी पेस्ट लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यदि कुछ किया है तो वो उनका काउंटर है। इसके अतिरिक्त कोई योग्यता नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। सूची जी, अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया है। दक्षिण भारत की राजनीति कुछ अलग बयां करती है। ये मेरा सवाल नहीं, बीजेपी का सवाल है। दक्षिण भारत की राजनीति अलग, उत्तर भारत की राजनीति अलग, कन्वीनियंट के हिसाब से। सुनिए दीपशिखा, संविधान पे नहीं, बाकी पे नहीं, बस इस सवाल का जवाब। जी, पूरा देश एक सूत्र में है। सुनिए, हिंदू धर्म का आधार सहिष्णुता है। ये देश, यहाँ का सोशल फैब्रिक, इसकी वर्सेटैलिटी, इसकी डाइवर्सिटी, ये तो
जो कुछ है ये पूरा एक सूत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, अन्य भी देश में और भी तमाम दल हैं। ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आधारित ही द्वेष और सांप्रदायिकता पर है, उनका वजूद, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जिस दिन ये विभेद समाप्त हो गया। वो अपने एजेंडा को बढ़ाते रहते हैं, कभी लव जिहाद के लिए, कभी लिंचिंग के लिए, कभी सीआईए। चलिए, जवाब तो आप भी नहीं दे रही हैं जो मैं पूछ रही हूँ उसका, तो मैं दीपक जी से जवाब ले लेती हूँ। दीपक जी, एक आरोप तो आप पर भी है, अक्सर ये बातें जो है चुनाव से जस्ट पहले निकलकर सामने आती है। क्या चुनाव इसी सहारे पर जीता जाता है या फिर जो विकास के काम आप लोगों की ओर से किए गए हैं वो काफी है? ये कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से आरोप है, मनुष्य महत्वपूर्ण है। देखिए दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के बल पर जनता के बीच में गई है। ये चुनाव तो लगातार किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं पर चुनाव होते हैं। तो दूसरी बात तो यह है कि जनता के बीच में जो भारतीय जनता, और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार उस जनता के बीच में रहती है। आज उसका ही परिणाम है। जनता ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को भी देखा है, कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है, बसपा के कार्यकाल को भी देखा है। अगर उस गरीब कल्याण की योजनाओं का दर्द किसी ने समझा है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समझा है। उस माँ का दर्द जो चूल्हे में फूंक करके अपने आंसू बहाती थी, उसका दर्द किसी ने समझा है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। तो उस दर्द को बदलने का काम अगर किसी ने किया, यही उत्तर प्रदेश था ना। इस उत्तर प्रदेश को अपराधी और माफियाओं का अंधेरा वाला प्रदेश जाता था, जहां लोग अपराधियों और माफियाओं को मंच पर चढ़ा करके, अब तो माफिया सत्ता में है। अब तो टेनी बाबू आते हैं, गृह मंत्री बगल में लेके खड़ा होते हैं और फिर दूरबीन से माफिया ढूंढते हैं। को दर्द में नहीं ढकेला जाता। किसानों पर आप लोगों का दोहरा चरित्र पूरा देश देख रहा है। उत्तर भारत में कुछ कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ कहेंगे। देखिए, इस शो में तो दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन देखिए सब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो शब्द हैं वो बदल रहे हैं। आप तीनों का शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।